अच्छा जी, अब इसके बाद सेवरल अदर यूजेस और फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज जिनको मेंशन करना ज़रूरी है, वो कौन से हैं? सेरेमोनियल लैंग्वेज, पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और ये इसको रिचुअल लैंग्वेज भी कहा जाता है। रीज़न के हर एक कल्चर के कुछ ट्रेडिशंस होती हैं जिनमें के वो चीज़ें, वो वर्ड्स या वो लैंग्वेज यूज़ करना ज़रूरी होता है। जैसे आप किसी के अगर आपने किसी को शादी पे इनवाइट करना है सपोज, तो उसके लिए आप डियर फलां 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 आप मेंशन करेंगे। वी आर हार्टेडली कुछ भी आप इस टाइप की, मतलब आप ये शो करते हैं कि हमें दिल से खुशी होगी अगर आप इसको अटेंड करेंगे। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, आपको भी पता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में शादियों के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाराज तो हो ही जाता होता है। इवन देन उसको भी उतनी ही डेडिकेशन के साथ, उतने ही लव के साथ आपको इनवाइट करना पड़ता है, मजबूरी होती है। रीज़न, वो सेरेमनी ऐसी होती है कि जिसमें यू हैव टू एक्सप्रेस पॉजिटिव फीलिंग्स, यू हैव टू एक्सप्रेस कि आप उस गेस्ट को हार्टेडली वेलकम करना चाह रहे हैं। आप उसकी जो उसका अराइवल होगा, उसकी जो आमद होगी, उससे बहुत ज़्यादा बेपनाह खुश होंगे, या आप उसको शो करना चाहते हैं। दैट्स वाई यू हैव टू यूज़ दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज। इसी तरह से किसी की डेथ होती है तो हमारे यहाँ जो एक रटे रटाए जुमले होते हैं कि बड़ा अफसोस हुआ, चलें जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह आप लोगों को सब्र दे और अगले उसका अगला जहान अच्छा करे। कुछ इस टाइप के मिलते जुलते जुमले बोले जाते हैं। मजबूरी होती है, वो रिक्वायरमेंट होती है उस सेरेमनी की, उस इवेंट की। तो इवेंट की बेस पे, सेरेमनी की बेस पे, वट एवर यू आर चूजिंग टू से, वट एवर यू आर चूजिंग टू राइट, उसको कहा जाएगा सेरेमोनियल लैंग्वेज। क्योंकि वो ऐसी लैंग्वेज है जो कि उस स्पेसिफिकली उसी इवेंट, उसी सेरेमनी के साथ अटैच्ड होती है, उसके साथ एसोसिएटेड होती है। शादी कार्ड पे जितनी भी चीज़ें लिखी होती हैं, जो भी इनविटेशन मैसेज लिखा हुआ होता है, वो आप 2 4 10 सैंपल्स देखें, या जितने भी शादी कार्ड आपके घरों में आते हैं कभी पढ़ा कीजिए, वो तकरीबन मिलते जुलते होते हैं। उसमें वर्डिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन जो वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपनी फीलिंग्स को, या आपके लिए वो जो एक वार्मथ शो कर रहे होते हैं अपनी अफेक्शन और लव की, वो तकरीबन एक ही तरह की शो हो रही है। तो उस टाइप की लैंग्वेज को हम सेरेमोनियल लैंग्वेज कहेंगे। या यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज का फंक्शन होगा दैट इज सेरेमोनियल। अब हर एक कल्चर में वो ये रिचुअल्स बने हुए होते हैं, ये उनकी ट्रेडिशंस होती हैं, ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि आपको लिखना पड़ती हैं, जो कि आपको बोलना पड़ती हैं। किसी अजनबी शख्स से मिलेंगे तो आप हेलो हाय के बाद आप पहला सलाम, उसके बाद क्या हाल है या कैसे हैं आप, हाल अहवाल उसका पूछना, उसकी जो है वो, मतलब यही। उसके बाद सेकंड क्या होगी, और क्या हाल चाल, क्या हाल चाल है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, या क्या हाल चाल है, और क्या हो रहा है, और सुनाओ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सेरेमोनियल लैंग्वेज है। आप लंबे अरसे के बाद मिल रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं इवन, तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी सेरेमनी है, उसके लिए किस टाइप की वर्डिंग यूज होगी, किस टाइप की लैंग्वेज यूज होगी। तो इन दैट पर्टिकुलर केस लैंग्वेज का जो फंक्शन होगा दैट विल बी अ सेरेमोनियल फंक्शन। इसी तरह परफॉर्मेटिव अटरेंसेस, अब ये क्या है, ये भी लैंग्वेज ही है। लैंग्वेज which performs the action it reports। जैसे आपने अगर एक्सेप्ट का वर्ड यूज़ किया, अपोलोजाइज का वर्ड यूज़ किया, कंग्रेचुलेट का वर्ड यूज़ किया, प्रॉमिस का वर्ड यूज़ किया, तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि एक्शन ओरिएंटेड हैं, जो कि इटसेल्फ बता रहे हैं कि ठीक है आप करेंगे काम, नहीं करेंगे, आपको कोई मसला नहीं है इसके ऊपर,
वट एवर इज बीइंग टोल्ड टू यू, आपको उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपने एक्सेप्ट का कह लिया, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आपने किसी के सामने रखी, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने रखा, अगले ने एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म एक, जैसे फेसबुक पे रिक्वेस्ट आती होती थी, फ्रेंड रिक्वेस्ट, और उसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। अगर आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं तो एक्सेप्ट का वर्ड जो है वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो वो आपके एक्शन को एक ही वर्ड में समेट रहा है। वट एवर यू वॉन्ट टू परफॉर्म, परफॉर्मेटिव अटरेंसेस, अटरेंस कहते हैं जो आप बोलते हैं, जो भी लफ्ज मुंह से निकालते हैं, जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। और परफॉर्मेटिव अटरेंसेस ऐसे वर्ड्स जो कि आपके किसी एक्शन को शो कर रहे होते हैं। आपने एक्सेप्ट की, रिक्वेस्ट पे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आपने किया या एक्सेप्टेड लिखा है, किसी डॉक्यूमेंट पे अप्रूव्ड लिखा, दैट मीन्स आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस डॉक्यूमेंट, विद दिस पर्सन, या मुझे कोई इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है, या मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही। एक्सेप्टेड और अप्रूव्ड का यही मतलब है। इसी तरह से जब आप कहते हैं आई डू, दैट मीन्स कि वट एवर इज आस्क्ड, या आपको कुछ भी जो करने को कहा जा रहा है, आई डू का मतलब ये है कि ठीक है, हो गया, आपने कर लिया। जैसे मैरिज सेरेमनी में या निकाह के वक्त हमारे यहाँ कबूल है कहा जाता है, मतलब ये कि जो भी है, इस बंदा या बंदी से के साथ मुझे अपनी मैरिटल लाइफ गुजारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जैसा है जैसी है मुझे उसी तरह से कबूल है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अलग बात है कि बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करने की बजाय एक वर्ड जो है वो आपको बता देता है कि ठीक है, आई विल परफॉर्म दिस एक्शन। इसी तरह से अपोलोजाइज वर्ड ही बता रहा है, जब आप कहते हैं आई अपोलोजाइज, दैट मीन्स कि मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ, वट एवर आई हैव डन, मैं उस पर सॉरी फील करता हूँ, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये अपोलोजाइज का मतलब होता है। जैसे हम सॉरी कहते हैं ना, सॉरी डजंट मीन कि वट एवर आई हैव डन उस पर मैं शर्मिंदा हूँ। इसका मतलब ये होता है वट एवर आई हैव डन उस पर मैं शर्मिंदा हूँ, प्लस नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल, आई विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस, आई विल अवॉइड सच थिंग्स। सॉरी का ये मतलब है। इसी तरह से कंग्रेचुलेट का मतलब ये हुआ कि जो भी आपने अचीव किया है वो आपको मुबारक हो, उससे आने वाला फ़ायदा, उससे मिलने वाली खुशियों से आप फैज़याब हों, आप उससे फ़ायदा उठाएं, या वो आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए फ्रूटफुल हो। इसी तरह से व्हेन यू से प्रॉमिस, मतलब जो भी आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है यू विल डेफिनेटली डू इट, उसमें कोई शक्को शुबा की गुंजाइश है ही नहीं है। देर इज़ नो चांस कि आप वो काम नहीं करेंगे, प्रॉमिस का ये मतलब है। तो वर्ड इज showing that you will perform this particular action। इसी तरह से अब ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आई थिंक आई डोंट नीड टू रिपीट द सेम थिंग्स, मैंने आपको साथ साथ एग्जांपल इन वर्ड्स की बेस पे बता दी। तो व्हेन लैंग्वेज इज परफॉर्मिंग सच फंक्शन, तो उसको कहा जाएगा कि ये परफॉर्मेटिव अटरेंसेस हैं, या हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेटिव अटरेंसेस को हम लैंग्वेज के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या वो हमारी जो भी हम करना चाह रहे हैं वो उस चीज़ को शो कर रहा है, वो उस चीज़ को अगले बंदे को वो समझा पा रहा है वाया लैंग्वेज या वाया दीज वर्ड्स। प्रॉमिस का मतलब ये है कि ठीक है जी, जो भी उसने कहा कि वो करूँगा। अब उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि प्रॉमिस मैं ये कुछ करूँगा। प्रॉमिस का मतलब प्रॉमिस, वट एवर यू हैव टोल्ड मी आई विल डू दैट। उसके बाद है फैटिक लैंग्वेज, एलिवेटेड टॉक, जिसको स्ट्रीट कॉर्नर कन्वर्सेशन भी कहा जाता है। जैसे कोई आपसे पूछता है आप कैसे हैं,
या फिर हमारे यहाँ क्या होता है, दूर से आप आ रहे होते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जाएं प्रॉपर हैंड शेक करें अगले बंदे के साथ, उससे हाल अहवाल पूछें। आप दूर से ही सर झुका के हल्का सा वो जो है आपकी हेड नोडिंग हो रही होती है, स्लो आप थोड़ा सर झुकाते हैं और हिला देते हैं सर को, बस दैट मीन्स आप दूर से ही सलाम कर रहे हैं। या आप दूर से, अक्सर मेल को मैंने देखा है वो इस तरह से कर रहे होते हैं कि वो सीने पे हाथ रखते हैं और थोड़ा सा झुकते हैं, मतलब ताबेदारी शो कर रहे होते हैं कि ठीक है, वट एवर यू हैव सेड टू मी आई विल डू दैट, आई विल ओबे दैट। तो वो क्या है, ये इसको स्ट्रीट कॉर्नर कन्वर्सेशन भी कहा जा रहा होता है। या कैसे हो तो आप दूर से ही वो एक जो है वो हाथ से इशारा कर देते हैं कि मैं ठीक हूँ या सब ठीक है, ऑल गुड, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो वोकल बिहेवियर भी हो सकता है। जो मैंने अभी तक आपको साइंस बताए वो बॉडी लैंग्वेज है आपकी। फैटिक लैंग्वेज में एक तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आ गई, जो आपने सर से इशारा किया, हाथ आपने खड़ा कर दिया कि ठीक है दिस इज गुड। या आपने ठंड शो करनी है तो आप थोड़ा वो कपकपी शो करेंगे। मौसम कैसा है आप बताते हैं कोई हो, बस। उसके बाद या क्या हो सकता है आपका वोकल बिहेवियर, आपका साउंड कैसा है, when you are saying, when you are talking, when you are expressing, तो योर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, जो आपका एक्सेंट होता है बेसिकली, अगर आप लिख भी रहे हैं तो आप कैसे सख्त लफ्ज का, अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक साउंड दे रहा होता है, एक एक्सेंट आपका वो जाहिर कर रहा होता है। या जब आप वर्बली या ओरली आप बातचीत कर रहे हैं तो उसमें आपका एक्सेंट जो है वो कैसा है, आप सख्ती से बात कर रहे हैं, आप नरमी से बात कर रहे हैं, वो भी आपकी लैंग्वेज ही है। या आप अगर शो करते हैं कि यस आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये चीज़ अचीव कर ली, तुमने टॉप किया, मुझे बड़ी दिल से खुशी हुई है, और मुंह पे आपके 12 बजे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं वो साथ ही नहीं दे रहे होते हैं। यही वजह होती है कि आपकी वर्बल लैंग्वेज के साथ जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है उसको भी इम्पोर्टेंट समझा जा रहा होता है। लेकिन लैंग्वेज है ये, और एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, सो इसको लैंग्वेज का एक फंक्शन कहा जाएगा। या किसी को आप जैसे ये हैंड वेव करते हैं, आप दूर से हैं, ठीक है, आप नहीं मिल पा रहे हैं तो आप वेव कर देते हैं बहुत दूर से। इसी तरह से कुछ यहाँ पे जो हमने शुरू में फंक्शंस पढ़े थे, इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव और डायरेक्टिव, इसकी एक दो एग्जांपल्स में आपके साथ फिर से शेयर कर देती हूँ, एक ही कर देती हूँ क्योंकि टाइम कम है, तो बाकी चीज़ें मैं चाह रही हूँ हम कवर करें। इंफॉर्मेटिव फंक्शन, इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज के केस में क्या होगा, दिस रूम इज कूल, आप बता रहे हैं तो वो कोई भी बता सकता है कि रूम ठंडा है या गर्म है। एक्सप्रेसिव क्या होगा, आई हैड अ नाइस टाइम। डायरेक्टिव क्या है, आई वुड लाइक सम कॉफी, आप डायरेक्शन प्रोवाइड करें। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। फिर यूजेस ऑफ लैंग्वेज हैं, ये कुछ मजीद फंक्शंस हैं लैंग्वेज के जो कि आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़े हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये कौन से होते हैं, जब आप कुछ डिक्लेयर कर रहे होते हैं, या जब आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अपने इमोशंस को, या जब आप ऑर्डर दे रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके। तो ये डिफरेंट तरह के हो सकते हैं फंक्शंस। जब हम when we are reasoning our sentences, वो यूजली डिक्लेरेटिव होते हैं। जब हम बता रहे होते हैं मैंने छुट्टी की है तो क्यों की है, आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं, कुछ वाजे कर रहे होते हैं। या लॉकडाउन क्यों होना चाहिए, कोई भी चीज़ है जिसके लिए यू आर प्रोवाइडिंग रीजन, वो होंगे। ऐसी लैंग्वेज को डिक्लेरेटिव लैंग्वेज
कहा जाएगा, या हम कहेंगे उस केस में लैंग्वेज इज परफॉर्मिंग अ डिक्लेरेटिव फंक्शन। फिर जब आप अपने इमोशंस को, अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं तो आप एक्सक्लेमेट, जो लैंग्वेज है उस केस में एक्सक्लेमेटरी फंक्शन प्ले कर रही होती है। दैट्स फैंटास्टिक। या आप बताते हैं आई आई जस्ट लव इट, दैट मीन्स ये आपको चीज़ बहुत पसंद आई है। तो अगेन यू आर शोइंग योर पॉजिटिव इमोशंस। तो इसको कहेंगे एक्सक्लेमेटरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। इसी तरह से टेक ऑफ योर शर्ट हो गया, क्लोज द डोर हो गया, शट योर माउथ, शट अप, इम्पेरेटिव, आप ऑर्डर्स दे रहे हैं, या प्लीज डू इट, अगेन इम्पेरेटिव। रिक्वेस्ट या कमांड्स या ऑर्डर्स होंगे जिन जुमलों में, या जब आप ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे तो उसको, तब लैंग्वेज विल बी परफॉर्मिंग एन इम्पेरेटिव फंक्शन। इसी तरह से इंट्रोगेटिव है, व्हेन यू आर यू वांट टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, तो उसमें किसी चीज़ के बारे में जब आप क्यूरियस होते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज दिस, ठीक है, ये हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब एक डिफरेंस यहाँ पे यूजली आपने याद रखना है, जो हम बचपन में पढ़ते थे इंग्लिश ग्रामर में, वो ये था कि अगर शुरू में व्हाट, व्हेन, हाउ, होम, या फिर व्हेन ऐसे वर्ड्स आते हैं, या ओवरऑल हमें कहा जाता था कि डब्ल्यू से शुरू होने वाला अगर सवालिया वर्ड आपके जुमले के शुरू में आता है तो क्वेश्चन होता है, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। लेकिन जब इस टाइप के जुमले होते हैं, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज, तो इसमें भी शुरू में व्हाट आ गया, इट डजेंट मीन कि आप पूछ रहे हैं कि क्या ये खूबसूरत फूल है। इसका मतलब ये कि आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कितना खूबसूरत फूल है ये, यू आर बीइंग एक्सप्रेसिव। तो एक्सप्रेशन में ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। अब इसी तरह से यहाँ पे एक पैसेज है, देयर इज नो कास्ट हेयर, our constitution is color blind and neither knows nor tolerates classes among citizens। ये जो सोशल क्लासेस हैं, ऊंच नीच की तमीज, ये उसकी बात हो रही है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविल राइट्स ऑल citizens are equal before the law, the humblest is the peer of the most powerful। अब ये एक पैसेज है जिसमें के लैंग्वेज के डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब इसमें हम कर सकते हैं, देयर इज नो कास्ट हेयर, कि जात पात है ही नहीं है यहाँ पे, ये इन्फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें और कॉन्स्टिट्यूशन इज कलर ब्लाइंड, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कोई रंगो नस्ल की तमीज नहीं है, वो सारों को इक्वल कंसिडर करता है। अगेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। एंड नीदर नोज नॉट टॉलरेट्स क्लासेस अमंग सिटीजन्स, कोई सोशल डिफरेंसेस, कोई जात पात की तमीज नहीं है, इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ तक हम इतने पूरे को देखें तो ये क्या कर रहा है कि कास्ट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासेस के डिफरेंसेस और कलर की कोई वो रंग नस्ल की तमीज नहीं है, ऐसी कोई बुनियाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डिक्लेयर कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन के साथ हम जस्टिफिकेशन और लॉजिक है, जो रीज़न है वो भी दे रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान में ज़ात पात का सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमारा कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो ओवरऑल ये डिक्लेरेटिव हो सकता है। इसके बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविल राइट्स की बात की जाए तो सारों के लिए इक्वल लॉ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ओवरऑल कि हमारा वन सेंटेंस जो है उसमें लैंग्वेज कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, और हर एक इंडिविजुअल सेंटेंस की बेस पे अगर कोई फंक्शन आपको नज़र आ रहा है
ऑब्वियसली लैंग्वेज का कोई ना कोई फंक्शन तो उसमें होगा, वो आप मेंशन करेंगे, साथ में उसकी लॉजिक देंगे कि क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ है, दैट्स वाई लैंग्वेज इज परफॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ फंक्शन इन दिस सेंटेंस। और फिर ओवरऑल पैसेज या 2-3 सेंटेंस की बेस पे, जैसे मैंने मेंशन किया फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि ये यहाँ पे डिक्लेरेटिव फंक्शन है लैंग्वेज का, तो आप इस तरह से भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस की बेस पे भी एक फंक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं, उसकी लॉजिकल रीजनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं।